दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी पर। आज की कहानी है कर्नाटका की 30 मई 2015 की कहानी है। यहाँ पर एक जगह है हुबली धारवाड़, फिल्म सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। वहाँ पर एक गब्बर क्रॉस के नाम से एक थोड़ा सुनसान इलाका है। तो वहाँ एक पुलिस स्टेशन है, कसाबा पैट पुलिस स्टेशन पर एक फ़ोन आता है कि एक लड़की की जो सुनसान जगह है वहाँ पर एक लाश मिली है। पुलिस आनन फानन में वहाँ पर पहुँचती है और जाकर देखती है कि एक लड़की की बॉडी आधी ज़मीन में गड़ी हुई है, दफनाई हुई है, और आधी उसको वहाँ के जो जंगली जानवर है उन्होंने उसको खींचकर बाहर निकाला हुआ है। और उसका जो शव है पूरा सत व सिजत है, पूरी तरह से बेकार हो गया है। और जंगली जानवरों ने उसको नोच नोच के कहीं से खाया भी है कुछ, मतलब जो बॉडी का जो कुछ पार्ट्स हैं वो गायब मिले थे। अब ये देखकर अपने आप में बड़ा दर्दनाक और बड़ा अफसोसजनक होता है। पुलिस उसको अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए पास के अस्पताल में भेजती है। उसके ऊपर एक सोने की चैन, उसमें लॉकेट, उसका मोबाइल वहाँ से गायब मिलता है, और उसके कपड़े, ये सब पुलिस अपने पास रखती है। और आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, गांव हैं, शहर हैं, सब में इस चीज़ की सूचना देती है कि एक लड़की जिसकी उम्र करीब 24 साल के आसपास है, यहाँ पर एक बॉडी मिली है। अगर कोई ऐसी मिसिंग रिपोर्ट किसी भी थाने में आई हो तो हमसे संपर्क किया जाए, या किसी गांव में कोई ऐसी लड़की कोई गायब हो तो उसके लिए थाने में, कसाबा पेट थाने से जानकारी ली जाए। अब सबसे पहले पुलिस का काम यही होता है कि जो बॉडी मिली है वो है किसकी, उसकी पहचान होनी चाहिए। खूनी को पकड़ना वो एक सेकंड काम होता है। अब पुलिस इसकी तलाश में लगती है, सारे थानों में जाती है, वहाँ पर उसके फ़ोटो और उसका जो उसके कपड़े हैं, उसका लॉकेट, ये सारी चीज़ें चेक करती है, लेकिन कहीं से कोई खबर या कोई ऐसी एफआईआर नहीं मिलती। एफआईआर ना होने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो लड़की कहीं दूर की रहने वाली हो, उस इलाके की हो ही ना, या फिर वो घर से भाग गई हो तो माँ बापों ने शर्मिंदगी की वजह से उसकी एफआईआर ना लिखाई हो, या वो अपने घर से कहीं कहीं दूर से आकर वहाँ पर रह रही हो। तो आपने देखा होगा कि कई हफ्ते में घर पे फ़ोन करते हैं, या लड़का हो या लड़की हो, या महीने में करते हैं, या 6 महीने में गाँव जाते हैं। तो माँ बापों को ये बेफिक्री रहती है कि हमारा बच्चा फला कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कहीं पे पढ़ रहा है। तो वो खुद भी 8-10 दिन उसको फ़ोन नहीं करते, या इस तरीके से होता है। तो धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उसकी पहचान नहीं हो पाती। इसी बीच एक थाने में एक आदमी पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर वो एक फ़ोटो उनके पास होता है, और वो बताते हैं कि मेरी बेटी, जिसका नाम अर्पिता है और करीब 24 साल की उम्र है, उनके पास एक फ़ोटो होता है। और वो पिछले कुछ दिनों से उसका मोबाइल बंद है, और वो हमसे मिल नहीं पा रही है, और नहीं हमें उसका कुछ पता है वो है कहाँ। अब पुलिस उससे पता करती है, अगर इतने दिन से नहीं है तो फिर आपने उसकी एफआईआर क्यों नहीं कराई, उसकी उसकी पहचान क्यों नहीं दी। तो वो बताते हैं कि नहीं, वो जो बेंगलुरु में एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एग्रीकल्चर की साइंस पढ़ाई कर रही है, तो हमें लगा था वो वहाँ पे होगी, लेकिन अब हमने उसको फ़ोन करा है तो वो मिल नहीं पाई। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उनका नाम था गिरिमाला बिरादर से थे, और विजयपुरा में वो रहते थे, और उन्होंने अपनी बेटी का नाम बताया अर्पिता गिरिमाला बिरादर से। खैर पुलिस वालों ने कहा चलो एफआईआर नहीं लिखाई कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम खुद आए हो और तुम्हारे पास फोटो है, तो पोस्टमार्टम एक अस्पताल में जो हुआ था वहीं पर उसकी बॉडी हमने रखी हुई है। अब आप उसको जाकर एक बार चेक कर लो, हो सकता है ऐसा ना हो कि वो आपकी बेटी हो, लेकिन फिर भी एक बार आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब उस आदमी को लेकर पुलिस जाती है उस हॉस्पिटल के जो मुर्दा घर है वहाँ पर। उसको, और उसको पुलिस पहले ही ये बता देती है कि जो शव है वो बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर थे, और वो उन्होंने खींच के उसको बाहर निकाल दिया था, क्योंकि पूरी तरह से उसको दबाया नहीं गया था जिसने भी उसकी हत्या की थी। तो बहुत दर्दनाक है। अब ये चीज़ उसको पहले बताई जाती है, उसके बाद उसको बॉडी दिखाई जाती है। तो देखते ही वो पहचान लेता है, वो कहता है ये तो मेरी बेटी अर्पिता ही है, और वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद उसका जो लॉकेट मिला था, उसके गले से एक सोने की चैन थी और उसके कपड़े थे, वो दिखाए जाते हैं। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये गिरिमाला बिरादर की बेटी अर्पिता गिरिमाला बिरादर है। अब एक तरीके से पुलिस का एक काम पूरा हो गया था। एक बॉडी जो मिली थी उसकी मतलब पहचान हो चुकी थी, उसकी तस्वीर हाथ में थी,
अब दूसरा काम था हत्यारे को पकड़ना और उसको सही जगह, उसकी जो जेल है वहाँ पर उसको पहुँचाना। अब सबसे पहला जो पुलिस का काम होता है कि उसका मोबाइल, तो उसके पिताजी से पूछा जाता है तो वो बताते हैं मोबाइल है नहीं। उसके रूम पे जाया जाता है, वहाँ देखा जाता है, मोबाइल वहाँ नहीं मिलता। क्योंकि मोबाइल अगर मिलता तो उसमें काफ़ी सारे चैट, किसको फ़ोन करा, सारी चीज़ें उसमें आ जाती। तो पुलिस फिर फाइनल करती है सीडीआर निकालने का। तो उसका सीडीआर निकाला जाता है, क्योंकि मोबाइल के मिलने में और सीडीआर निकालने में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। क्योंकि सीडीआर में तो खाली यही आया किसको फ़ोन करा, कब आया, क्या मैसेज, चैट आएंगी। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सोशल मीडिया की, फेसबुक है और बहुत सारी ऐसी चैट हैं जो सीडीआर में नहीं आते। खैर पुलिस उसमें सीडीआर में देखती है तो जो भी उसका फ्रेंड सर्कल होता है सबसे उसकी नॉर्मल बात या नॉर्मल चैट होती है, नॉर्मल मैसेजिंग होते हैं। लेकिन एक लड़के के साथ जिसका नाम होता है अरुण सिंगाप्पा पाटिल, उससे उसकी ज़्यादा बात और ज़्यादा चैट, सारी चीज़ें होती हैं। तो पुलिस फाइनल करती है भी अरुण से ही जाकर मिला जाए। अरुण भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। प्री ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडलिस्ट लड़का था ये, बहुत अच्छे तेज दिमाग का लड़का। और जो लड़की होती है अर्पिता, ये भी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु में पढ़ाई कर रही थी। तो दोनों सेम में थे और दोनों का जो कोर्स था वो भी सेम था। तो दोनों में दोस्ती होती है। तो वो लड़का बताता है कि हाँ मैं उसको जानता हूँ और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन जो आप सोच रहे हो हमारा कोई ऐसा प्यार मोहब्बत का कोई ऐसा सीन नहीं है। खाली हमारी दोस्ती है और अच्छी दोस्ती है हमारी, हमारी उससे बातें भी रोज होती है। तो पुलिस जिस तरीके से उससे पूछ रही थी तो बिल्कुल वो आंखों में आंखें डालकर पुलिस से बात कर रहा था। उसके जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे कहीं पर भी ये शक हो नहीं रहा था या कि पुलिस को कि ये कातिल हो सकता है। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुम 28, 29 और 30 मई को कहाँ पर थे? तो वो बताता कि मैं तो यूनिवर्सिटी में था और मैं पढ़ाई कर रहा था। अब पुलिस का जो ये काम है वो क्रॉस वेरीफाई जरूर करती है। अब फिर पुलिस उसको बिना बताए चुपचाप अपने खामोशी के साथ और यूनिवर्सिटी के जो कमेटी मेंबर उनको फ़ोन करती है और वहाँ से जांच कराती है कि ये वहाँ पर था या नहीं था। और फिर उसका जो मोबाइल का लोकेशन है वो चेक करा जाता है। तो पुलिस को जो उसका मोबाइल की जो लोकेशन थी वो यूनिवर्सिटी की ही मिलती है। और वहाँ पर उसकी जो रजिस्टर के अंदर जो सिग्नेचर मिलते हैं तो एक तरीके से पूरी तरह से वो क्लीन था। क्योंकि मोबाइल जो है एक डिजिटल सबूत पुलिस के पास था, हो गया कि वो उसका मोबाइल वहीं पर था, वो स्विच ऑफ भी नहीं था, चालू था फ़ोन। और दूसरा जो रजिस्टर थे तो 28, 29, 30 जो 3 दिन का था उस पर उसके साइन भी हुए हुए थे। अब पुलिस किसी और एंगल में जांच करनी शुरू करती है, लेकिन इसी बीच क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं एम कलमुर्गी, उनकी हत्या हो जाती है। और पूरी पुलिस प्रशासन को ये निर्देश दिए जाते हैं कि सबका फोकस, जो बड़े अधिकारी और जो बड़े इंटेलिजेंट अधिकारी थे, कि एक बड़े आदमी की हत्या हुई थी। तो वो सारा वर्कलोड जो है मतलब उधर की तरफ घूम जाता है और सब पुलिस का जो प्रायोरिटी होती है वो कलमुर्गी के हत्यारे को पकड़ने की हो जाती है। और ये वाला केस जो है थोड़ा अ, पीछे हट जाता है। खैर जब कलमुर्गी के केस से कुछ पुलिस को कुछ फुर्सत मिलती है तो पुलिस वाले फिर उसी केस पर आते हैं अर्पिता के, और वो जांच दोबारा शुरू करना शुरू करते हैं। अब क्योंकि वो बार बार उसकी सीडीआर और उसका फ्रेंड सर्कल, उसकी दुश्मनी, उसका कोई लड़ाई झगड़ा, उसकी सारी चीज़ें वो चेक करते हैं, उसके घर की, उसके खानदान की, यारों दोस्तों की। लेकिन बार बार आकर दिमाग जो है उस पर अरुण पाटिल जो था उसी पर आ जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात उसी से हो रही थी उसकी। तो पुलिस फिर से फैसला करती है कि इससे पूछा जाए, जबकि पुलिस उससे पहले पूछताछ कर चुकी होती है और उसमें साफ दिख रहा है कि उसका मोबाइल भी वही का है और जो रजिस्टर पर साइन है वो भी है और वो था भी वहीं पे, क्लास अटेंड करी है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी लेकिन पुलिस को ये लगता है कि नहीं, हमें उससे फिर से पूछताछ करनी चाहिए। अब पुलिस उससे उसके पास फिर से जाती है, फिर पूछताछ करती है, लेकिन उसने उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है और पुलिस को जरा सा भी उस पर कहीं पर ये शक होता नहीं कि ये हो सकता है। अब पुलिस वापस आती है और दोबारा जीरो से शुरू करती है कि कहाँ पे बॉडी मिली, फिर हमें कैसे पता लगा। और फिर दोबारा से उस लड़की का जो मोबाइल की डिटेल है उसका सीडीआर चेक करती है। तो बड़ी बारीकी से, क्योंकि पुलिस बड़ी सीरियस होती है हत्यारे को पकड़ने के लिए। तो अब उसका सीडीआर जब पुलिस दोबारा चेक कर रही होती है तो उसके अंदर एक उसको एक थोड़ी अजीब चीज़ मिलती है।
कि ये जो अरुण पाटिल था, इसकी रोज उससे बात होती थी और इसके सारे जो कॉल थे वो पिक करता था, और जो ये कॉल उसको करता था वो सारे पिक करती थी। जो भी मैसेज थे उनके रिप्लाई थे, जो चैट थी उनकी रिप्लाई थी, सारी चीज़ थी। लेकिन 28 तारीख को के बाद में ना ही तो अरुण पाटिल ने उसको फ़ोन करा, ना ही उसको कोई मैसेज करा, ना ही उसने उसको करा, क्योंकि ये तो पुलिस को पता है कि 30 मई को वो बॉडी मिली थी उसको, तो पोस्टमार्टम से पता लगा था कि 28 तारीख में उसकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा पुलिस का ये दिमाग घूमता है कि इसको कैसे पता है कि वो मर चुकी है। तो इसको तो नॉर्मल तरीके से उसको फ़ोन भी करना चाहिए था, उसको चैटिंग भी करनी चाहिए थी, मैसेज भी करना चाहिए था। लेकिन जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है, उस दिन के बाद उसी दिन से किसी ने ना उसको मैसेज करा है और ना ही उसको फ़ोन करा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ पुलिस के दिमाग में अटकती है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे इस चीज़ को शेयर किया जाता है, तो वो जो आला अधिकारी थे वो कहते हैं कि यार ये जो लड़का है, ये एक प्री ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडलिस्ट है। ये इतना तेज़ दिमाग का है, हो सकता है ये हमें घुमा रहा हो। तो इसके साथ इससे पूछताछ करके कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि इसने पहले से इसका कॉन्फिडेंस लेवल, इसकी बॉडी लैंग्वेज है, इसकी आँखें हैं, हर तरीके से किसी भी तरीके से मतलब हम पे कोई लूज़ पॉइंट दे नहीं रहा है। और हो सकता है कि क्योंकि जो पढ़ाई में इतना तेज़ है, तो क्राइम में भी इतना ही तेज़ होगा। ज़ाहिर-सी बात है, इसने पहले होमवर्क किया होगा, सारी चीज़ें की होंगी, तो पुलिस वाले सोचते हैं कि अब इससे हमें पूछना नहीं है, और जो भी करना है, जो भी हमें इंक्वायरी करनी है, इससे बिना पूछे करनी है। तो एक छोटी-सी चीज़ होती है, पुलिस सोचती है कि क्यों ना इसके कमरे पर जाकर सीधा छापा मारा जाए एक तरीके से। तो पुलिस उसको बिना बताए उसके रूम पर जाती है, बेंगलुरु पहुँचती है, और बेंगलुरु पे वो रूम में होता है, और उसको ये पता ही नहीं होता कि पुलिस यहाँ पर भी आ सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में उसमें काफ़ी डिस्टेंस होता है। अब पुलिस उसकी बेल बजाती है, वो गेट खोलता है, और देख के वो पुलिस को एकदम से सकपका जाता है कि पुलिस अचानक यहाँ कैसे? तो पुलिस वाले मुस्कुरा कर कहते हैं कि अरे ऐसी कोई बात है नहीं, हम तो ऐसे ही इधर शहर में आए थे, और हमने सोचा कि एक बार तुमसे लास्ट क्वेश्चनिंग करते चले। अब केस तो पूरा ये क्लोज में ही है, इसमें कुछ रहा नहीं है। फाइल अब इसकी दब जाएगी, क्योंकि हत्यारा हमें मिल नहीं रहा है। लेकिन हम इधर आए हुए थे, हमने सोचा एक बार तुमसे हम बात कर लें। तो वो, क्योंकि पहले से ही एक बार वो देख के चौंकता तो है वो, लेकिन पहले से उसकी तैयारियाँ होती हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो अंदर आइए, बिठाता है, पानी-वानी पिलाता है पुलिस वालों को, और उनसे अपना नॉर्मली अपना मुस्कुराकर हँसी-मज़ाक में पुलिस वाले उससे बातचीत करते रहते हैं। बात करते-करते उसको बोलते हैं कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें एक थोड़ी फॉर्मेलिटी दी है कि आप तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने के लिए, तो अगर तुम कहो तो हम तलाशी ले लेते हैं। तो वो लड़का कहता है कि इसमें क्या दिक्कत है, आप ले सकते हैं, क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैंने तो कोई ऐसा कोई यहाँ पे हथियार या कोई ऐसी चीज़ रखी भी नहीं है जो मैं पकड़ा जाऊँगा, या कोई भी चीज़ है। तो पुलिस वाले सब उसके कमरे की तलाशी लेते हैं, तो वहाँ से कोई ऐसी चीज़ उनको मिलती नहीं है। अब जो उसकी, क्योंकि लड़का प्री ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, गोल्ड मेडलिस्ट, तो जाहिर सी बात है एक स्टूडेंट के कमरे में सारी किताबें ही होंगी, सारी। तो उन्हीं किताबों के बीच एक पुलिस ऑफिसर को एक डायरी दिखती है, और वो डायरी को जैसे ही खोलता है तो उस लड़के का एकदम चेहरे का रंग बदल जाता है। अब इस बात को पुलिस नोट कर रही थी कि कुछ इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी ढीली पे, कुछ ऐसा हमारे हाथ आए जिससे हमें उस पर कुछ क्लू मिले। तो एक पुलिस वाला उसकी डायरी खोल रहा है, और दूसरा पुलिस वाला उसके चेहरे को देख रहा है। उस डायरी के उसके हाथ में उसके चेहरे का रंग एकदम चेंज हो जाता है, और अब जो कि वो हो सकता है डायरी उठाकर ऐसे रख देता, लेकिन उसके इस बदलाव से वो पुलिस वाला उसको डायरी को खोल के उसके सामने ही पढ़ने लगता है। अब उसके सामने जो डायरी पढ़ता है, तो उसके अंदर बाकायदा पूरी डिटेल लिखी हुई थी कि मुझे अर्पिता को हम क्या प्रॉब्लम है, और मुझे उसको वहाँ पे कैसे बुलाना है, और मुझे उसको कैसे मारना है, कैसे दबाना है। पुलिस मुझसे क्या-क्या सवाल पूछेगी, उसकी पूरी एक उसने फ़हरिस्त बना रखी थी, और इन सवालों के मुझे क्या-क्या जवाब देने हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट थी। और फिर उन जवाबों को सुन के पुलिस मुझसे फिर से सवाल पूछेगी, उसके मुझे क्या जवाब देने हैं, उसकी लिस्ट थी। फिर उन जवाबों को सुन के पुलिस क्या जवाब दूसरे सवाल पूछेगी, उसकी पूरी, मतलब टोटल करके उसने इतना बड़ा होमवर्क करा हुआ था। वहाँ पे एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी साउथ में, दृश्या के नाम से, कोई कोई कन्नड़ फ़िल्म होगी। उसको देख के उसने पूरी तैयारी की थी, क्योंकि पहले ही लड़का पढ़ाई में इतनी तेज़ था, तो उसने फ़िल्म को देख के और उसके सारी चीज़ें ऐसी देखी कि किसी भी तरीके से वो पकड़ में ना आ पाए।
खैर अब ये चीज़ क्लियर होगी थी। अब पुलिस ने उसको उठाया, थाने लेकर आती है। थाने लाने के बाद में उसको बंद रखती है। अगले दिन पुलिस उसके अधिकारी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, हमने जो बॉडी वहाँ से बरामद करी थी, जो जंगली जानवरों ने उसको नोच के बाहर निकाला था, उसके ऊपर हमने जो फिंगरप्रिंट थे, उसका डीएनए हमने निकाला था, तो तुम्हारे जो फिंगरप्रिंट है वो मैच हो गए। दूसरा, इस डायरी में तुमने सारी चीजें लिख रखी है, क्योंकि जो सच्चा आदमी होगा उससे लिखने की जरूरत होगी नहीं। जो झूठा आदमी होगा वो लिखेगा। फिर सच्चा आदमी जो भी बात है उससे एक बार पूछ लो या 10 बार पूछ लो, वो वही जवाब देगा। तो पुलिस ने उसको झूठ बोला कि तेरे जो फिंगरप्रिंट है उससे मैच हो चुके हैं, अब तू साफ साफ बात बता दे है क्या। अब ये सुनकर वो घबरा जाता है, क्योंकि उसको लगा कि डायरी इनके हाथ में है, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई थी और डीएनए जो मेरा मैच हो ही गया है। तो कहता है कि हाँ, मैंने ही अर्पिता को मारा था। तो पुलिस कहती है कि तुमने क्यों मारा और कैसे मारा, क्या तुम्हारी प्लानिंग थी। तो उसने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मेरी पढ़ाई में मेरा बहुत तेज दिमाग है और मैं जो पी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और वो पढ़ाई में फेल हो गई थी। कोई एग्जाम हुआ था उसमें वो फेल हो गई, और फेल होते ही उसने बताया कि मेरा दिमाग बदल गया, क्योंकि मुझे तो उसी आई जो मेरा दिमाग है, जो मेरा आईक्यू लेवल है, उसी लेवल का कि मुझे लड़की चाहिए। और क्योंकि वो फेल भी इसलिए होगी कि वो उसके प्यार मोहब्बत में पड़ गई। उसका ध्यान पूरा का पूरा प्यार मोहब्बत में रहा और वो पढ़ाई करता रहा, और उसका जो एक तरीके से माइंड डाइवर्ट हो गया उसका पढ़ाई की तरफ से मोहब्बत की तरफ, और वो इसीलिए वो फेल हो गई। और उसका फेल होने की वजह से वो अ, उसके दिल से वो उतर गई। उसको लगा कि इसके अंदर तो इतना दिमाग है जितना मेरे अंदर है, तो हमारी जिंदगी एक साथ कैसे चलेगी। तो अब वो उस पर शादी का दबाव डालती है और वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। तो जब बर्दाश्त से बाहर बाहर होती है बात, फिर वो प्लान बनाता है उसकी हत्या करने की, और हत्या भी उसको उसी तरीके से करनी थी जिस तरीके से वो पास हो रहा था, बिल्कुल एकदम क्लीन एंड क्लियर। तो ये जो दृश्य फिल्म है, ये उसने देखी और इस पर रिसर्च किया और बार बार देखा। करीब 25-30 बार इसने फिल्म देखी, और सारी चीज देखने के बाद इसने प्लान बनाया। सबसे पहले उसको लगा कि पुलिस सबसे पहले मोबाइल देखेगी, तो उसने मोबाइल फोन अपना यूनिवर्सिटी में छोड़ने का फैसला किया। दूसरी बात, उसको पता था क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर होगी, पुलिस ये चेक करेगी वहाँ जाके मैंने क्लास लिए नहीं लिए। तो उसने उस रजिस्टर में 3 दिन आगे तक के साइन अपने आप ही कर दी, क्योंकि इसको कोई इतना सीरियसली लेता नहीं है। टेबल पर रजिस्टर रखा रहता है और बच्चे साइन करते रहते हैं, खुद ही जाते रहते हैं वहाँ पे। तो उसने क्या करा कि जैसे 28 तारीख को उसको मर्डर करना था, तो उसने 29-30 पे साइन, पहले ही 3 दिन आगे तक के साइन कर दिए उसने। अब उसको लगा कि ये चीज होने के बाद में पुलिस मुझ तक पहुंचेगी नहीं, लेकिन पुलिस को जो शक था डीएनए का और ये सारी चीजों से पुलिस उसके पास पहुंची और उसको गिरफ्तार करा। अब क्योंकि उसका लूट का कोई ऐसा इरादा था नहीं, और ना ही उसने उसके चेहरे को कुचला था, या मतलब कि इसकी पहचान ना हो सके, क्योंकि उसने कितना भी दिमाग लगाया, कितनी भी होशियारी करी, उस लॉकेट की और चैन की वजह से उसके पिता ने उसकी बॉडी को पहचान ली। वो ना भी होता तो डीएनए टेस्ट से पहचान हो जाती, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगता। तो उसने बड़ी होशियारी के साथ किस तरीके से मोबाइल रखना है, हमें क्या जवाब देने, उसने ये भी उसमें लिखा हुआ था कि जो मैंने उसको कॉल नहीं करी है 28, 29, 30 तारीख को, इसका जो मुझसे पुलिस वाले सवाल पूछेंगे बुलाकर, अगर उन्होंने आगे पूछा तो इनका भी मुझे क्या जवाब देना है, ये भी उसने डायरी में लिखा हुआ था। और जो पहले क्वेश्चन थे वो तो थे ही उसके। तो उसने क्या करा कि अर्पिता को अपना मोबाइल वहीं पे रखा, और वो रोडवेज बस से जाता है यहाँ पर, ये गब्बर गब्बर क्रॉस की तरफ, हुबली धारवाड़ में, तो फिल्म सिटी के पास वहां पर जाता है। और वहां पर जो चौराहे पर जो सिक्के डालने वाले जो फोन टेलीफोन होते हैं, वहां से वो सिक्का डालकर टेलीफोन करता है अर्पिता को, अ, अर्पिता गिरिमाला बिरादर को, और टेलीफोन करके उस लड़की को वहां पर बुलाता है, जो उसकी लास्ट कॉल उसके में आ नहीं रही थी। और उसके बाद वो फिर उसको लेके घूमता है, और पहले खाना खाते हैं, घूमते हैं, तो और उसके बाद में फिर उसने वो पहले रेकी कर रखी थी कि सुनसान जगह कहाँ पे है, उसको वहां पर लेकर जाता है। और जो रुपट्टा उसने अपने गले में जो चुन्नी डाली हुई थी, धीरे धीरे जैसी 7-8 बजे का टाइम होता है, अंधेरा होने लगता है, उसी चुन्नी से उसका वो गला घोट देता है। अब गला घोटने के बाद में अब गड्ढा खोदता है, या हो सकता है कोई पहले ही गड्ढा हुआ हो, उसके अंदर डालता है, और थोड़ी बहुत मट्टी उसके ऊपर डाल देता है वो। और जो उसके अंदर जो चैन उसने पहनी हुई थी या जो कपड़े थे, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि जो जंगली जानवर होते हैं, जब जैसे ही बदबू होगी, स्मेल होगी, तो उस स्मेल से वो फिर उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं। तो उन्होंने उसको बाहर खींच दिया, वो बाहर खींचने की वजह से लोगों ने देखा, और फिर पुलिस को उन्होंने उसका इन्फॉर्म किया।
तो ये थी कहानी एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़के की जो प्री ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट था। आपको ये कहानी कैसी लगी और इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना सवाल और सुझाव दें और लाइक सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।